इससे पहले मैं पंजाब गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट में शॉपिंग करने के लिए निकलता था। तो एक सर्टेन क्वालिटी के कपड़े अनफॉर्चुनेटली लोकल ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं थे। जैकेट थी, लेदर जैकेट 50% के बाद भी वो तकरीबन 1 लाख की थी। पहली दफ़ा मैं कुछ उन एक्सपोर्टर से मिला जो दुनिया के टॉप के ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, इमरान खान साहब साथ बैठे हुए थे। मुझे फील हुआ कि शायद ये मेरी पोलो शर्ट है। हमारी सेल विद इन अ डे मतलब अच्छी खासी बूस्ट की। लॉज वहाँ है, सब कुछ वहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन का इश्यूज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ आई वो लोगों की वजह से आई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, एक चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई अपना ब्रांड बनाएं, कोई अपना ब्रांड बिल्ड करें। और पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी अहम है कि यहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं और जॉब्स क्रिएट करने के लिए बिज़नेस का होना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज जो कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शाह हसन साहब की। ये सीईओ हैं जरदोनी ब्रांड के। हम इनसे जानेंगे कि ये ब्रांड इन्होंने कब स्टार्ट किया, ये जॉब कर रहे थे, जॉब में इन्होंने कब सोचा कि मैंने अपना ब्रांड बनाना है और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। इसके अलावा भी ये कई कंपनीज़ के सीईओ हैं, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन बुनियादी जो बात है वो ये है कि जॉब से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना, ये हौसला, ये हिम्मत, ये जुर्रत, और फिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े, ये सारी बातें हम आज के इस इंटरव्यू में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक जी। आप सर, मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आप जॉब कर रहे थे, जॉब से आपने सोचा तो 2-3 साल पहले कि मैंने अपने ब्रांड का आगाज़ करना है, और फिर क्लोथिंग ब्रांड की तरफ आप क्यों आए? अच्छा जब मैं जॉब कर रहा था, इससे पहले मैं पंजाब गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट में उसमें डिफरेंट जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वर्किंग कर रहा था। तो साथ एक साइड बिजनेस था, वो मैं पिछले 8-10 साल से ऑन एंड ऑफ कर ही रहा था। हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन वो एक पार्ट टाइम बिजनेस था, उसको करने का मकसद ये था एक रेवेन्यू जनरेट हो जिसकी बेस पे अगला प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट किया जा सके। उसके लिए मैंने मल्टीपल चीज़ों पे फिजिबिलिटी पे वर्किंग की, देखा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। फिजिबिलिटी के अलावा एक चीज़ होती है पैशन, क्योंकि बिज़नेस में आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होता है। तो अगर पैशन नहीं होगा तो वो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। सही। उसके लिए मैंने देखा कि मार्केट में क्या गैप मुझे नज़र आ रहा है। तो जब मैं शॉपिंग करने के लिए निकलता था तो एक सर्टेन क्वालिटी के कपड़े अनफॉर्चुनेटली लोकल ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं थे। बाहर जब ट्रैवल करते थे वहाँ वो चीज़ें मिलती थी, यहाँ चीज़ें अक्सर उस क्वालिटी में नहीं मिलती थी। उसमें अगर अवेलेबल भी थी तो अल-फतेह स्टोर जैसे, एनएम स्टोर जैसे जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे ही इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल थे। जब मैंने मज़ीद रिसर्च की, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं यूएई गया एक वैसी टूरिज़म के लिए। तो वहाँ एक जैकेट थी, लेदर जैकेट, वो 50% डिस्काउंट पे थे, एक काफ़ी बड़े ब्रांड की थी। 50% के बाद भी वो तकरीबन 1 लाख की थी। तो खैर ऑब्वियसली उसको उस वक्त नहीं ख़रीदा। तो खैर जब ये काम शुरू किया कि इसमें वर्किंग करके देखी जाए, डिफरेंट जगहों पे गए, वहाँ पे सोर्सिंग में कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा कोई इसमें बैकग्राउंड भी नहीं था, उसका प्रॉपर लिंक्स भी नहीं थे। तो एक दफ़ा एक्सपो सेंटर लाहौर में एक एक्सपो था, वहाँ पे डिफरेंट एक्सपोर्टर्स आ रहे थे। तो वही जैकेट जो मैंने कुछ साल पहले यूएई में देखी, वही वहाँ पे अवेलेबल थी। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मतलब सुना तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली पहली दफ़ा मैं कुछ उन एक्सपोर्टर से मिला जो दुनिया के टॉप के ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर यहाँ से मैं मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकूँ, इस क्वालिटी चीज़ बना सकूँ, तो इवेंचुअली इसको काफ़ी आगे ग्रो किया जा सकता है। खैर लकीली उसमें बल्कि स्टार्टिंग में ये हुआ कि वो बड़ी बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पे छोटे ऑर्डर्स लिए नहीं जा सके। करते करते बहुत एफर्ट के साथ मैंने तकरीबन लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, जो इस रीजन में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई भी शायद ऐसी इंडस्ट्री छोड़ी नहीं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पे मैं गया ना हूँ। तो फाइनली एक जगह से छोटे से ऑर्डर के साथ जो मैंने स्टार्ट करना था, एक फैक्ट्री ने हामी भरी, वहाँ से काम शुरू करके हमने चीज़ें बनवाई। तकरीबन मुझे याद है कि 1 लाख की पहली इन्वेस्टमेंट थी, आधी मेरी थी, आधे मेरे पार्टनर की थी। उससे हमने टेस्टिंग के तौर पे शुरू किया, और उसके बाद जब उसको चीज़ें बन गई, अब हमें पता नहीं था हमने इसका क्या करना है। तो उसके मुताबिक उसको बेचने के लिए हमने इंस्टाग्राम पेजेस और बाकी चीज़ों पे वर्किंग की। लकीली विद इन 1 वीक हमारी ऑलमोस्ट 90% इन्वेंट्री बिक गई। अच्छा, लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आपकी एक दफ़ा चीज़ ख़त्म हो गई, आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, ब्रांड पे।
उसके बाद फिर हमने एक मज़ीद प्रोडक्ट्स बनाई। एक्सपो सेंटर लाहौर में एक एक्सपो था 3 दिन का, वहाँ पे हम अपनी स्टॉल लेके गए। तो उसमें हमारे साथ एक मैन्युफैक्चरिंग भी आ गए एज ए पार्टनर टेम्प्रेरी तौर पे। तो पहले दिन हमें हमारी हार्डली मेरे ख्याल से कोई 2 या 4 प्रोडक्ट्स बिकी। ठीक है। मैन्युफैक्चर चले गए कि बस ये काम फ़ायदेमंद इनके साथ करने का। दूसरे दिन हमारी 80% इन्वेंट्री बिक गई और तीसरे दिन जो रिमेनिंग थी वो भी चीज़ बिक गई। तो अब आइडिया हुआ कि इसको कंसिस्टेंटली लेके चलना चाहिए। तो उस पर फिर ये हुआ कि ज़ाहिर बात है एक कंसिस्टेंट काम है, आपको एक पूरी टीम चाहिए। तो लकीली मेरे जो बिज़नेस पार्टनर है मोहम्मद अली अकबर साहब, उनके साथ जब पार्टनरशिप हुई, प्लान ये किया कि प्रॉपर इसको हमने लेके चलना है। उनका यूएस में बड़ा कामयाब बिजनेस है, अपने वेयर हाउसेज भी हैं, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उनको बहुत बेहतरीन चीज़ का पता था। ऑलरेडी उनकी कंपनी थी डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं एज ए पार्टनर उसमें ऐड हुआ, वो एज ए पार्टनर ब्रांड में ऐड हुए। उनके सारे एक्सपीरियंस से, मेरे विजन से मिल के हमने इस चीज़ को एक्सपेंड किया। फिर विद इन अ ईयर अल्फतेह स्टोर्स में हम एंटर हुए, एनएम स्टोर्स में, एक गैलरिया में, बाहर हम अमेज़न के थ्रू यूएस में, मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में ऐड हुए। और ऑनलाइन भी हमने इसको फिर यानी कुछ अरसे में काफ़ी एक्सपेंड किया और ग्रेजुअली फिर अब माशाल्लाह इसकी काफ़ी एक्सपेंशन ऐसा होती जा रही है। सर ये आपका जो क्लोथिंग ब्रांड है जर्डोनी के नाम से, ये इस वक्त किन किन प्रोडक्ट्स पे स्पेसिफिकली काम कर रहा है? अभी जैसे भी समर सीज़न ऑलमोस्ट एंड हुआ है, विंटर स्टार्ट हुआ है, जो हमारे समर में हॉट सेलिंग आर्टिकल्स रहता है वो पोलो शर्ट रहती है। इसके अलावा टी शर्ट्स हैं, जीन्स और चीनो पैंट्स वगैरह, ये मेन प्रोडक्ट्स हैं। विंटर में हमारी जो पफर जैकेट है वो बड़ी हॉट सेलिंग आर्टिकल है, लेकिन जो हमारा मेन आर्टिकल है वो है लेदर जैकेट। जिसकी वजह से हमने मेनली हमारा चीज़ों का स्टार्ट हुआ। मुझे बल्कि याद है अल्फतेह स्टोर में जब हम सेलिंग करते हैं, वहाँ पे एक क्लाइंट थे, वो कैल्विन क्लाइन की लेदर जैकेट रिटर्न करके हमारी लेदर जैकेट खरीद के गए थे। तो मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सर मैंने सुना है कि इमरान खान साहब ने भी आपके ब्रांड के कुछ कपड़े पहने हैं, तो वो क्या स्टोरी थी? आपने उन्हें गिफ्ट किए थे, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, वो उनकी से लाहौर में मुलाकात थी कोई 3-4 महीने पहले। तो मैं वहाँ चला गया एक पोलो शर्ट लेके। मेरा था कि गिफ्ट कर दूंगा, पहना ना पहना ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है वो पहनते या नहीं पहनते। लाहौर में मैंने गिफ्ट की, चीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद 1 महीने बाद किसी का स्टेटस लगा हुआ था व्हाट्सएप एक दोस्त का, मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान साहब साथ बैठे हुए थे। मुझे फ़ील हुआ कि शायद ये मेरी पोलो शर्ट है। तो उसके बाद जब मैंने सर्च किया, देखा तो खान साहब ने उस मीटिंग में पोलो शर्ट पहनी हुई थी। और उसके बाद उसको मीडिया ने भी पिक किया। हमारी सेल विद इन अ डे मतलब अच्छी खासी बूस्ट की और उसको फिर काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली। तो उस पोलो शर्ट से हमें बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला। इनफैक्ट वो स्टोर्स पे अक्सर कस्टमर आते थे और पूछते थे जो खान साहब ने पोलो शर्ट पहनी थी वो कौन सी है। तो तब हमें एक रियलाइजेशन हुई कि इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंस क्या होता है किसी का, यानी कोई सेलिब्रिटी इस लेवल की कोई चीज़ पहने तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और वाकई बहुत इम्पैक्ट पड़ा। सर जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया और ब्रांड मेकिंग की तरफ आप आए, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और ओवर द ग्लोब क्या चैलेंजेस थे? इसमें पहले मैं एक पाकिस्तान की एक इनडायरेक्ट में बात करूँगा। वो ये है कि मेरे एक दोस्त हैं मुबशिर भट्ट साहब, एक्सपोर्टर्स हैं, जीन्स के काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं अल्लाह का शुक्र है पहले दिन से हम बड़ा केयरफुल हैं लीगल चीज़ों में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए हमने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, पाकिस्तान में भी बाहर भी। यहाँ भी पहले दिन से टैक्स दे रहे हैं, सेल्स टैक्स, जितना जो भी चीज़ें हैं ना प्रॉपर हम फॉलो कर रहे हैं। मुबशिर भट्ट साहब ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो इसमें आपकी डिफ़िकल्टीज़ क्या आई है गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत पॉइंट्स निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको कोई भी पॉइंट नहीं बता सका जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। लॉज वहाँ है, सब कुछ वहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन का इश्यूज़ हैं। जितने भी मैंने इश्यूज़ गिनवाए वो सोशल ही थे। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ आई वो लोगों की वजह से आई। पहली डिफ़िकल्टी ये आ सकती है कि आपके एक प्लान बनाते हो, उसके डिफरेंट टाइमलाइंस होती हैं, जो पाकिस्तान में मैंने फील किया बहुत ज़्यादा इशू है। उसमें आपके मैन्युफैक्चरर किसी भी रीज़न से बिला वजह, स्पेशली जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चीज़ों को डिले करते हैं, जिससे आपका प्लान एक डिस्टर्ब होता है। उसके अलावा जब आप एक विजन बड़ा लेके चल रहे होते हैं, आपको उसके मुताबिक टीम चाहिए जो वर्किंग कर सके। तो उसमें ये भी होता है, जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हमने देखी है कि कुछ लोग तो लकीली बहुत तेज़ी से काम करते हैं, ब्रांड के साथ, विजन के साथ अलाइंड होते हैं, उसके मुताबिक बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी फिर लोग आते हैं जो अपने मुताबिक चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को ख़राब करते हैं, और जब उनको फिर रोका जाए टोका जाए
तो उस पर बुरा भी फिर वो ब्रांड ऑनर ही बनता है या बिजनेस ऑनर ही बनता है। तो वो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यानी जॉब एथिक्स का भी फील किया है, थोड़ा सा इशू है। बिल्कुल। उसके अलावा फिर जो होते हैं नेगेटिव क्रिटिक, वो काफ़ी होते हैं। मतलब हमारे जो मोस्टली जो रेटिंग्स आती हैं अपने ब्रांड पे, जो गूगल पे आई हुई है, वो तकरीबन 4.9 के करीब है। जो नेगेटिव उसमें कुछ रिव्यूज़ हैं जो 1 स्टार के करीब, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी हमसे कोई चीज़ ली नहीं। तो हम खुद हैरान होते हैं कि इसने एक चीज़ ली नहीं तो नेगेटिव रिव्यू कैसे को डाल सकते हैं। तो वो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। सर इसके अलावा जरदोनी ब्रांड के अलावा आप और भी मुख्तलिफ काम करें, मैं चाहूँगा उन कंपनीज़ का भी आप थोड़ा जिक्र करें कि वो आप क्या क्या काम कर रहे हैं और उनके पीछे क्या विजन है। देखें, ये एक ब्रांड है, इसको ऑपरेट करने के लिए एक पूरी टीम चाहिए। तो हम लकीली हमारे साथ ये हुआ कि जब हम इस पे काम शुरू कर रहे थे तो पाकिस्तान का सेकंड नंबर पे जो बेस्ट अमेज़न सेलर है वो हमारे पास एज ए क्लाइंट आ गए। तो इस ब्रांड को ऑपरेट करने के लिए डिजिटल का जितनी वर्किंग है हमारी दूसरी कंपनी माइंडविज करती है। माइंडविज कंपनी डिजिटल का भी अभी काम हमारा जरदोनी का कर रही है। 7 डिफरेंट ब्रांड्स का अमेज़न की वर्किंग कर रही है। यानी अमेज़न पे हम डिफरेंट हमारे साथ फैक्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है जिनकी हम सेलिंग करते हैं ग्लोबली दुनिया में। और उसमें माइंडविज के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम साइबर सिक्योरिटी का भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, और पाकिस्तान में भी इवेंचुअली इंशाल्लाह आएंगे। और मेन अभी फ़िलहाल यही काम है। साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो पैरेलल साथ चलता ही रहता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, बिज़नेस जो है पाकिस्तान में जो लोग अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, वो क्लोथिंग का है या कोई भी और है, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि क्या चीज़ उनके पास होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली एक चीज़ है, लेकिन इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिज़नेस के लिए? अच्छा, मेरा इसमें ख्याल है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी न किसी तरीके से आ जाती है। मतलब सुना था लोगों से, बिज़नेस में आके रियलाइज़ खुद भी किया है कि जब आप एक तहिया करो ना, आपने काम करना है तो सब कुछ आपके साथ अलाइन हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसमें एक कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। दूसरा, एट द एंड ऑफ द डे, अब इन्वेस्टमेंट की आपने बात की तो उसमें आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं आपकी फैमिली में या दोस्त। सर, वेंचर कैपिटलिस्ट का बड़ा एक ट्रेंड आया हुआ, रिसेंटली पाकिस्तान में भी आया था, वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन आपको रियलाइज़ ये करना चाहिए कि बिज़नेस वही चल सकता है जिसका आउटपुट कोई अच्छा है। उसके लिए बेहतर ये है कि इनिशियली आप जितने आपके ओवरहेड्स हैं वो मिनिमम रखो, सेल जितनी आप बढ़ा सकते हो, जितना भी उसमें आप मतलब डेली बेसिस पे वर्किंग करके एक्सपैंड कर सकते हो, प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो, इनिशियली उस पर वर्किंग करें। आफ्टर सम टाइम, ब्रांड की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहता है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी होती जाती है। इवेंचुअली जब दोनों चीज़ें अलाइन होती हैं 1-2-3 साल बाद, तो एकदम आपको फिर उस पर बूस्ट मिलता है। जैसे मेरे ख्याल में खान साहब ने जब वो पोलो शर्ट पहनी, वो हमारे लिए एक बूस्ट था। सही। अच्छा सर, बिज़नेस के अलावा अगर ओवरऑल लाइफ की बात करूं या बिज़नेस में भी, आपकी इंस्पायरेशन कौन रहा? अच्छा, मैं हमेशा से ही बायोग्राफीज़ का काफ़ी शौक़ था। और पहली इंस्पिरेशन तो ज़ाहिर बात है मेरे फादर ही हैं माशाल्लाह। वो इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 एडिटर हैं। तो उनको देखा, उनकी वर्क एथिक्स, उसको बड़ा फॉलो किया। उनके थ्रू डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिला, तो उनको भी देखा कि करीब से कि देखने में कितना आसान है कि लोग ये जो अपनी वर्किंग करें, लेकिन बहुत टफ है कि सुबह अपना भी काम करना, फिर सोशल गैदरिंग पे जाना, हर लोगों से कनेक्टेड रहना। तो मेरी जो रिसेंटली जो बिज़नेस इंस्पिरेशन है वो ज़ाहिर बात है विद टाइम काफ़ी हैं, लेकिन विद टाइम ऑब्वियसली चेंज भी होती रहती हैं। वो मेरे बिज़नेस से भी अलाइंड है। मेरा अपना विजन यही है कि जो बिज़नेस मेरा है उसमें भी क्लोथिंग में हम सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाएँ फ्यूचर में, और अपनी ही रिक्वायरमेंट पूरी करें, यही प्लान है। तो उसके लिए एक जब मैंने प्लान बना लिया, उसके लिए काम शुरू कर दिया, तो मुझे पिछले साल पता चला कि पाकिस्तान के नंबर 1 अमेज़न सेलर या दुनिया के टॉप 5 अमेज़न सेलर जबरान नियाज़ साहब, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह वो अब हमारे हीरो हैं। मैं लकी हूँ, मेरे वो अच्छे दोस्त भी हैं। तो वो मेरे अभी उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो इंस्पिरेशन है और इंशाल्लाह उसी लेवल पे जाना है इंशाल्लाह। सर कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? उसमें मेरा हमेशा से ख्याल है जो टीचर्स हैं ना, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए। और बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे सोसाइटी में ब्यूरोक्रेट्स को या क्रिकेटर्स को एक हीरो माना जाता था या जाता रहा है। टीचर्स की वो हमने एक नहीं दिया मुकाम जो हमेशा से देना चाहिए था। उसमें भी हिस्टोरिकली हमारे पास वासिफ़ अली वासिफ़ साहब, इशफाक अहमद साहब भी थे, लेकिन और साथ सरफराज शाह साहब। लेकिन रिसेंटली जिस तरह कासिम अली शाह साहब जिस तरह आए हैं और यूट्यूब या बाकी जगहों के थ्रू जो वायरल हुए हैं, वो लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है।
और मुझे ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं, लेकिन मुझे रियलाइज़ ये हुआ है कि कासिम अली शाह साहब को देख के बहुत लोग इस तरफ भी आ रहे हैं मोटिवेशन की तरफ, जिसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से हमें ज़रूरत है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हम देखा जाए पाकिस्तान में, इसको मैं टोटली एपॉलिटिकल बात करूँगा, बहुत लोग कंट्रोवर्शियल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हीरोज़ इस वक्त पाकिस्तान में गिने चुने हैं, जैसे कि इमरान खान साहब हो गए, कासिम अली शाह साहब हो गए। इस तरह के हमें लोग चाहिए जिनकी एक स्टोरी भी हो, जिनको लोग देख के इंस्पायर भी हों, मोटिवेट भी हों, और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास कोई हीरोज़ नहीं होंगे, कोई लोग मोटिवेट करवाने वाले नहीं होंगे, तो आगे बढ़ना थोड़ा टफ है। इसी वजह से शायद इंडिया के जो मार्केट्स हैं, इवन उनकी वो जो बॉलीवुड है, वो इसलिए इतनी आगे, उनके पास हीरोज़ हैं। क्रिकेट इसलिए उनकी इतनी आगे, उनके हीरोज़ हैं। हमने हर जगह अपने हीरो लूज़ किए हैं। तो मेरे ख्याल में कासिम अली शाह साहब एक हीरो हैं, जिनकी वजह से और भी हीरो आहिस्ते आहिस्ते निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच शाह हसन साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए इनकी बातें, इनके मशवरे, इनकी नसीहतें बहुत ही कारआमद साबित होंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।